नमस्कार, मैं हूँ लता और आप देख रहे हैं हमारा चैनल इशू क्लासेस। हमारे चैनल इशू क्लासेस में आप सबका फिर से स्वागत। आज मैं आप लोगों के बीच हिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक लेकर आई हूँ और टॉपिक हमारा क्या है, वैदिक काल। इससे पहले मैं हिस्ट्री के कई वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं। और हमारा वीडियो जो है, जो भी टॉपिक डाला जाता है, जो भी टॉपिक अपलोड किया जाता है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इतना इम्पोर्टेंट होता है कि पढ़ना बहुत ज़रूरी है, देखना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए हमारे चैनल में अगर आप नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल से जुड़िए और इसी तरह से ऑनलाइन क्लास का फ़ायदा लीजिए और एग्ज़ाम की तैयारी को बेहतर कीजिए। तो हमारा टॉपिक क्या है, वैदिक काल। तो वैदिक काल में हम लोगों ने क्या देखा पहले कि वैदिक काल जो है वो दो समय कालों में बटा हुआ है। कितने? दो समय कालों में बटा हुआ है। कौन कौन सा? एक ऋग्वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। तो हम लोगों ने ऋग्वैदिक काल के बारे में डिस्कस कर लिए थे और आज हम करेंगे उत्तर वैदिक काल के बारे में डिस्कस। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि उत्तर वैदिक काल का समय क्या था। हालांकि हमने यहाँ मेंशन नहीं किया है, लेकिन मैं बता देती हूँ कि उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड क्या था, समय काल क्या था। 1000 BC से लेकर 600 BC तक। जब मैं वैदिक काल स्टार्ट की थी, जब फर्स्ट वीडियो में डाली हूँ, उसमें सारी चीज़ों को बता चुकी हूँ। अगर आप नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इसका सारे वैदिक काल से जितने भी वीडियो है सबका लिंक डाल दूँगी, तो वहाँ से भी आप जा कर के देख सकते हैं। तो वैदिक काल का टाइम पीरियड क्या था? 1000 BC से लेकर 600 BC तक। अब हम लोग उसके मेन पॉइंट को डिस्कस करते हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट पॉइंट हमारा, यज्ञ विधान क्रिया जो है उत्तर वैदिक काल की देन है। यानी कि जितने भी यज्ञ प्रतिष्ठान जो भी होता था, इसका जिक्र सबसे पहले कहाँ मिलता है? तो उत्तर वैदिक काल मिलता है। इन सब के बारे में, यानी यज्ञ के बारे में ऋग्वैदिक काल में कोई जिक्र नहीं था। इसका जिक्र उत्तर वैदिक काल से मिलता है। यानी उत्तर वैदिक काल से ही यज्ञ प्रतिष्ठान का प्रारंभ हुआ। उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजस्वी यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। अभी हमने बताया कि वैदिक यानी उत्तर वैदिक काल में यज्ञ किया जाता था। तो जब राजा का राज्याभिषेक होता था, उसे राजा का पद धारण करने के लिए जब उसे शपथ दिलाया जाता था, तो उस टाइम राजस्वी यज्ञ किया जाता था। क्या किया जाता था? राजस्वी यज्ञ किया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, अश्वमेघ यज्ञ शक्ति का द्योतक था। क्या था? अश्वमेघ यज्ञ जो किया जाता था, इसको शक्ति का द्योतक माना जाता था। यानी कि अश्वमेघ यज्ञ करने से माना जाता था कि शक्ति प्रदान होता है, शक्ति मिलता है उससे। नेक्स्ट पॉइंट है, वाजपेयी यज्ञ में राजा रथों की दौड़ का आयोजन करता था। क्या करता था? राजा लोग जो थे वे लोग वाजपेयी यज्ञ में क्या करते थे? रथ दौड़ करते थे, यानी कि रथ को दौड़ाया जाता था। और यह किससे संबंधित था? तो यह खान पान से संबंधित था। यह वाजपेयी यज्ञ जो होता था, यह खान पान से संबंधित था। नेक्स्ट है हमारा, शूद्रों के देवता पूषण थे। क्या कर रहा है? शूद्र लोग जो होते थे, उनके देवता कौन थे? पूषण थे। क्या माना जाता था? शूद्र के देवता पूषण को माना जाता था। ठीक है। और क्या कर रहा है कि ऋग्वैदिक काल में जो था, ये पूषण जो था, यह ऋग्वैदिक काल में पशुओं के देवता माने जाते थे। ये हमने ऋग्वैदिक काल में बता चुका है कि पूषण क्या था। पूषण ऋग्वैदिक काल में पशुओं के देवता माने जाते थे, जिसको यहाँ पे यानी कि उत्तर वैदिक काल में शूद्रों के देवता माने जाते हैं। नेक्स्ट है प्रिय देवता इनके कौन थे? प्रजापति। और ऋग्वैदिक काल में प्रिय देवता कौन थे? इंद्र थे। यानी कि सबसे ज़्यादा इंद्र भगवान की पूजा की जाती थी। सबसे ज़्यादा विश्वास लोग इंद्र भगवान पे करते थे।
लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या हो गया, उत्तर वैदिक काल में प्रजापति को सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया। और प्रजापति जो थे इन्हें सृष्टि के रचयिता माने जाते थे। कब, उत्तर वैदिक काल में। हम लोग ऋग्वेदिक काल के बारे में नहीं कर रहे हैं। अगर ऋग्वेदिक काल में दे दिया जाएगा प्रजापति तो यह प्रजापति का कुछ और मान्यता है ऋग्वेदिक काल में। और यहाँ उत्तर वैदिक काल में क्या है कि इन्हें सृष्टि के रचयिता माने जाते थे। नेक्स्ट पॉइंट है विश्व के रक्षक। विश्व के रक्षक किन्हें कहा जाता था, विष्णु को कहा जाता था। यानी उत्तर वैदिक काल में विश्व के रक्षक विष्णु भगवान को माने जाते थे। गोत्र एवं आश्रम व्यवस्था का उल्लेख सर्वप्रथम उत्तर वैदिक काल में ही मिलता है। यानी कि गोत्र जो बटा हुआ है, बहुत सारे सभी जाति में गोत्र होता है, तो ये गोत्र शब्द और आश्रम व्यवस्था जो था इन सब का उल्लेख कहाँ मिलता है, सबसे पहले उत्तर वैदिक काल में मिला। उत्तर वैदिक काल में विद्वत का उल्लेख नहीं है। क्या कर रहा है कि विद्वत का उल्लेख नहीं है, लेकिन सभा एवं समिति का उल्लेख मिलता है। अब यहाँ सभा का क्या काम है, सभा का कौन सा स्थान है, तो सभा किसको कहा जाता था उत्तर वैदिक काल में, ग्राम संस्था को, जो स्थानीय ग्राम संस्था होती थी उसे सभा कहा जाता था। और समिति क्या किसे कहा जाता था, तो समिति जो होता था वह केंद्रीय संस्था होती थी, यानी सेंट्रल संस्था होती थी। वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित था। क्या था, उत्तर वैदिक काल में जो था वो वर्ण व्यवस्था जो था ये जन्म पर आधारित था, न कि कर्म पर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पुनर्जन्म की अवधारणा बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। यानी कि पुनर्जन्म होता है कि नहीं होता है, या इसकी अवधारणा, इसके बारे में कहाँ मिलता है हमें, इसके बारे में जानकारी हमें मिलता है बृहदारण्यक उपनिषद से मिलता है। चारों वर्णों के कर्तव्यों का वर्णन, ये 4 वर्ण जो होते हैं, चारों वर्णों के कर्तव्यों का वर्णन कहाँ मिलता है, इसके बारे में बताया गया है ऐत्रेय ब्राह्मण में। छंदोग्य उपनिषद से 3 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। क्या कर रहा है, छंदोग्य उपनिषद जो है इसमें से 3 आश्रम का उल्लेख मिलता है। वो कौन कौन सा है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ। ब्रह्मचर्य यानी कि जो लोग सन्यासी ग्रहण कर लेते हैं, सन्यास बन जाते हैं। गृहस्थ यानी कि जो लोग अपना गृहस्थ जीवन यानी कि अपने घर परिवार के साथ रहते हैं। और वानप्रस्थ यानी कि जो लोग वन चले जाते हैं, अपने घर परिवार को छोड़कर वन में शरण ले लेते हैं। तो ये तीनों आश्रमों का उल्लेख कहाँ मिलता है, इन तीनों आश्रमों का उल्लेख मिलता है छंदोग्य उपनिषद में। जीविका का मुख्य आधार क्या था उत्तर वैदिक काल में, तो उत्तर वैदिक काल में जीविका का मुख्य आधार कृषि था। सर्वप्रथम पक्की ईंटों का प्रयोग कौशाम्बी नगर से मिला। यानी कि सबसे पहले पक्की ईंट कहाँ मिला, पक्की ईंट का प्रयोग कहाँ किया गया सबसे पहले, तो कौशाम्बी नगर में किया गया था। और यहीं से सबसे पहले पक्की ईंटों का प्रयोग का पता चलता है। तो ये रहा आज का हमारा छोटा सा क्लास। और उत्तर वैदिक काल का क्लास जो है छोटा ही है, जो जो इम्पोर्टेंट था उसी को मैंने बताया। ऐसे तो बहुत कुछ दिया हुआ है, लेकिन ज़्यादा डिटेल नहीं बताया, क्योंकि जो अभी एग्ज़ाम के व्यू से इम्पोर्टेंट है उसी को हमने बताया। तो आप हमारे चैनल पे इसी तरह बने रहें। और हमारा क्लास कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताएंगे कमेंट बॉक्स में। और हमारे चैनल पे इसी तरह से क्लास देखने के लिए और ख़ास करके झारखंड स्पेशलिस्ट क्लास देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। थैंक यू।